एंड सॉल्यूशंस की। मिस्टर शिशिर मित्तल, आप बायजूस प्लेटफॉर्म पर हैं। आइए सबसे पहले कंसंट्रेशन मेजरमेंट जो हम सीख रहे थे, थोड़ा सा उसको परफेक्शन की ओर ले जाएं, थोड़ा सा रिकॉल करें और आज की कहानी शुरू करें। तैयार हैं आप? चलिए क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हाँ, पिछली बार आपको नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मास परसेंट, पीपीएम, पीपीबी सब बताया था। 2 लेक्चर से बता रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ, तो अब आपको क्या करना है? आपको शुरुआत करनी है आपके उसी प्रैक्टिस से जो आपने सीखा था, ताकि क्लियर है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन मेजरमेंट। इसमें बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है, इसलिए पूरा का पूरा, भले ही मोल में पढ़ा चुके थे, हमने सब कुछ आपको दोबारा एक बार डिटेल में पढ़ाया है। ऐसा है, 2 लेक्चर लगा दिए यार इसमें, इतना टाइम वहां दिया था। इसी को क्विकली रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट? What will be the n factor for the following reactions? नॉर्मलिटी में n फैक्टर लगता है और यहां n फैक्टर की बात हो रही है। पहली बात तो n फैक्टर फॉर आई, आयोडीन पूछा है। I2 होना चाहिए आयोडीन के लिए। साफ साफ लिख रहा हूं I2। किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट के लिए आप n फैक्टर लिख सकते हो। अगर आयोडीन के लिए n फैक्टर लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 0 से जा रहा है +5 में, 0 से जा रहा है +5 में, तो चेंज है 5 का। एक आयोडीन एटम में चेंज है 5 का, 2 आयोडीन एटम्स में चेंज है 10 का। द चेंज इज 10। तो n बराबर 10 हो गया। ऑक्सलेट आयन से मिल रही है CO2, +3 से जा रहा है +4 में, एक कार्बन में चेंज है 1 का, 2 कार्बन में चेंज होगा 2 का। अच्छा, तो n फैक्टर फॉर ऑक्सलेट आयंस इज 2। ध्यान रखना, सिर्फ आयोडीन एटम के लिए देखोगे, एक एटम के लिए तो n फैक्टर यहां 5 है। सिर्फ एक कार्बन के लिए देखोगे, एक एटम के लिए तो n फैक्टर 1 है। क्यों? एक कार्बन में 1 का चेंज है, एक आयोडीन में 5 का चेंज था। लेकिन पूरे ऑक्सलेट के लिए n फैक्टर निकालोगे तो उसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन में चेंज है 1 का, 2 कार्बन में चेंज है 2 का, n फैक्टर 2 आ जाएगा। किसके? ऑक्सलेट के लिए। SO2 से बन रहा है सल्फेट, एक सल्फर +4 से जा रहा है +6 में, सल्फर में चेंज है 2 यूनिट्स का, एक सल्फर एटम में चेंज है 2 यूनिट्स का। एन फैक्टर कितना है? 2। SO2 के लिए भी, सल्फर के लिए, दोनों के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2। डन? चलो, इसी बात पर एक और क्वेश्चन। If 20 ml of 0.5 molar sodium sulfate, oh my god, is mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 and 30 ml of 0.4 molar aluminum sulfate solution, then which of the following is our correct? Assume 100% dissociation. 3 सॉल्यूशंस मिलाने का षड्यंत्र है। कौन से? आपके पास है एक Na2SO4, कितना वॉल्यूम है? 20 ml, कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। वॉल्यूम इंटू मोलारिटी विल गिव यू, मोलारिटी है मोल्स पर लिटर, मोल्स यानी कि मोल्स पर लिटर इंटू वॉल्यूम, दिस विल गिव मी मोल्स ऑफ सोल्यूट। मल्टीप्लाई कर दूंगा, जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.5, 10, तो 10 मिली मोल्स। मिली कैसे आया? मिली लीटर इंटू मोल पर लिटर, लीटर लीटर कट गया, मिली मोल्स ऐसा किया। अच्छा, मिली को छोड़ दिया, लीटर को काट दिया। हाँ, मिली का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, उसको अलग निकाल सकते हैं। लीटर के साथ मिली था तो मोल के साथ मिली लग सकता है, कोई पाप नहीं है इसमें। ठीक है, तो 10 मिली मोल था सोडियम सल्फेट, मिला दिया, अच्छा किया। फिर 50 मिलीलीटर था 0.2 मोलर, ओ माय गॉड, मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, 50 इंटू 0.2, ये भी 10 मिलीमोल आ जाएगा। कौन है ये? ये महाराज हैं H2SO4 और विपा। और अपने पास 30 ml है, किसका? 0.4 मोलर Al2SO4 होल प्राइस। गजब है, 30 इंटू 0.4 आ गया 12 मिलीमोल। ये सब आ गए। फाइनल कंसंट्रेशन निकालने की बात चल रही है। जरा वॉल्यूम तो जोड़ ले भैया, कितना होगा? 20, 50 और 30, ही आ जाएगा 100 ml। अच्छा, और 10, 10, 12 मिलीमोल हैं। ये तो सोडियम सल्फेट H2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट के हैं। हाँ जी, हर कटायन के एनायन के मोल मिलीमोल्स कितने निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 10,
10 और 12 है, तो सोडियम आयंस का कितना है 10 इंटू 2 यानी 20 मिलीमोल्स है सोडियम आयंस। H प्लस के कितने हैं 10 इंटू 2 20 मिलीमोल्स है किसके H प्लस के। और एल्यूमिनियम के 12 इंटू 2 तो Al3 प्लस के 12 इंटू 2 24 मिलीमोल्स है। वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अरे वाह, ये क्या गया, ये आ गया कंसंट्रेशन। सल्फेट निकालेंगे, सल्फेट टेंशन मत लो। ये कितना आ जाएगा, मिली मिली कट गए, 20 अपॉन 100 0.2 मोलर। फाइनली सोडियम आयंस हैं 0.2 मोलर, ये तो आंसर आ गया। H प्लस कितना है, ये भी है 0.2 मोलर, अरे ये भी आंसर आ गया। और एल्यूमिनियम कितना है 0.24 मोलर, अरे ये भी तो सही है। सल्फेट भी सही होगा, और करके तो देखना पड़ेगा ऐसे कैसे बोलता है। ठीक है, सल्फेट करते हैं। सल्फेट एक नहीं दो नहीं तीन जगह से आ रहा है, तो सल्फेट के मोल कितने हैं, वेल 10 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 इंटू 1 तो 10 प्लस 10 प्लस 12 3 36, ये हो जाएगा 56 मिलीमोल। ये हो जाएगा 56 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 100 ml, मिली मिली काट आइए 0.56 मोलर। क्या है, हाँ ये है, सारे सही है जी हाँ, A B C D ऑल आर द करेक्ट आंसर्स। ऐसा हो जाएगा, डन 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 डन। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अरे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम कैसे आएगा यार, फटाफट करो, मेरे से पहले करना है तुमको, करो फटाफट। A sample of sulfuric acid density 1.8, एक मिनट लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, डेंसिटी है 1.8 grams per ml, is labeled as 74.66% weight by weight H2SO4. What is the normality of acid? ये कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी अगर हम मोलारिटी निकाल लें। कैसे, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर, और H2SO4 के लिए n फैक्टर इज 2, तो मोलारिटी इंटू 2 से आ जाएगी नॉर्मेलिटी, और मुझे मोलारिटी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, मोलारिटी कैसे निकालूंगा, मोल्स पर लिटर। अच्छा, तो लेट अस कंसिडर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मान लो हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन दे दिया गया, तो वॉल्यूम आ गया 1 लीटर, और डेंसिटी दे रखी है, क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक चीज तो आती है हमें, तो वॉल्यूम है 1 पॉइंट नहीं, डेंसिटी है 1.8 ग्राम्स पर मिलीलीटर इनटू 1 लीटर, लीटर लीटर काट गए, मिली है 10⁻³ ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 पॉइंट, ये 1800 ग्राम। ऐसा ये मास है किसका, ये मास है सॉल्यूशन का, विच इज मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ पानी, दोनों है, और वो इतना है 74.66% बाय वेट। ठीक है, तो कुछ और बोलना चाहते हैं आप, जरूर। तो मास ऑफ शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, टोटल मास का 74.66% ये है, ये है मास ऑफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। मोलारिटी मांगता है, तो मोल्स ऑफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं 1800 इंटू 0.7466 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है 98। 98 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 98 आ जाएगा, मुझे इतने साल कर लिया तो याद हो गया मुझे 98। और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ओ माय गॉड, ये तो मोलारिटी आ जाएगी, मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो है 1800 इंटू अपॉन 98, ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय इतने मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ओ कैलकुलेशन तो काफी गंदी लग रही है, अब है जैसी है, बहुत शुभ तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम इस तरह से कहेंगे। 18 इंटू 74.66, ये क्या है 74.66 डिवाइडेड बाय 98। दिस इज नॉट रियली द मोस्ट प्लेजेंट ऑफ कैलकुलेशंस। अप्रोक्सीमेट करें 98 को बढ़ाकर 100 कर लेते हैं, और ये वाह तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा आपने हल्का सा बढ़ा दिया, तो 74.66 को थोड़ा सा बढ़ा दें
75 कर लें, 75 इंटू 18 लगभग अप्रोक्सीमेट है, इतने मोलर आ जाएगा। आप देखें बहुत शानदार काम हमने किया और न किया हो, इतना बुरा भी नहीं किया। वैसे थोड़ा सा जरूर है, 98 हमने 2 बढ़ाया है, तो ऊपर भी कम से कम 1.5 तो बढ़ाते, 75 का 76 कर लेते तो और अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। तो 18 सिक्सा 108 और 18 सेवन 100, 126 136। अच्छा, तो ये आ जाएगा 13.68 मोलर। 13.68 मोलर है। हाँ जी, नॉर्मलिटी पूछी थी तो नॉर्मलिटी हो जाएगी इसकी डबल। ठीक ठीक, कितनी हो जाएगी? 27.36 नॉर्मल, 27.36 नॉर्मल। अच्छी खासी भयंकर नॉर्मलिटी है। कंसंट्रेटेड एसिड है, ज्यादा तो आनी चाहिए थी। लगभग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, डन। इसी बात पर जाइए एडवांस का क्वेश्चन क्यों नहीं, आइए मिलकर करते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन दिया है। At 298 Kelvin, molarity of this solution is same as molality. अच्छा, density of this solution is इतना। The ratio of molar weight of solute and solvent is, बड़े घुमा फिरा के बातें करी हुई हैं, पर आप देखें कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम एक काम करेंगे, इसमें लिख दिया हमने सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। क्या कर रहे हैं आप? वो टेबल बनता था ना, वैसे ही जैसे हमने सिखाया था ना आपको, वैसे ही बना देते हैं। बड़ा अच्छा मेथड सिखाया था हमने आपको। ये क्या है? सबसे पहला आएगा मास। सबसे पहले क्या आएगा? मास। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है, कहां से शुरू करेंगे? मोल फ्रैक्शन दे रखा है इन अ सोल्यूशन इज वन मास, मोलर मास। और फिर यहां पे हम मोल्स की बात कर लेंगे। ठीक, और जरूरत पड़ेगी तो वॉल्यूम की बात कर लेंगे, जिसमें इंडिविजुअल की दिन टोटल की बात होती है। ठीक है जी, चलो शुरू करें। बिल्कुल, आइए देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.1 है, तो अगर 0.1 मोल सोल्यूट के हैं तो 0.9 मोल सॉल्वेंट के, और टोटल 1 मोल होगा सोल्यूशन का। हाँ जी, और मोलर मास है मान लीजिए mu और mv। u सोल्यूट में और v सॉल्वेंट में आता है, इसलिए mu और mv। तो मास होगा 0.1 mu और 0.9 mv। ठीक है, आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या है? नीचे तो सोल्यूशन है भाई साहब, जितना भी है जोड़ लीजिए तो 0.1 mu प्लस 0.9 mv ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको बोली है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और रिटी और लिटी सेम है। ठीक है, इसका मतलब समझे, पर इक्वेशन में डाल के देखते हैं। अगर मोलारिटी इज सेम एज मोलालिटी, मोलारिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होती है मोलालिटी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकाल लेते हैं। इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट है 0.1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में तो है 0.9 इंटू mv, ये है ग्राम्स में मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में करना है तो इतने केजी हो जाएगा। तो भाई ये आ गई मोलैलिटी। रिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट फिर से 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास कितना है? मास है 0.1 mu प्लस 0.9 mv, इतने ग्राम से मास डिवाइडेड बाय 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी। ग्राम ग्राम कट गए, इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं कहूंगा 0.1 mu प्लस 0.9 mv अपॉन 2 इंटू 10⁻³ लीटर, ये आ गया वॉल्यूम। अच्छा, इतना बुरा नहीं है। केजी केजी, ये 10⁻³ काट दो। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.1 काट दो। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 0.1 MU प्लस 0.9 MV इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ जाएगा 1.8 MV। अच्छा, अब रेशियो ले लो, तो therefore 0.1 MU is 0.9 MV। अच्छा, तो डिवाइड मार दो, MU अपॉन MV पूछा है ना, therefore MU अपॉन MV comes out to be, बोलिए, ये नीचे जाएगा MU अपॉन MV तो आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.1 which is 9। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज, करेक्ट आंसर इज 9, 9, रेशियो 9 है। बहुत बेहतरीन शानदार कन्वर्जन का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक के बाद एक पानी की तरह होता चला जाएगा। बस जो मेथड हमने बताया था आप उसको फॉलो करते जाएं और सॉल्व करते जाएं। राइट, देयर वी आर। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है मोल मेरे भाई। आप तो सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसके बगैर सॉल्यूशन का एस भी नहीं लिखा जाएगा। थ्रू आउट दिक्कत आएगी। अरे तो हल्के से जल्दी से रिवाइज करा देते, हल्के से जल्दी से फ्लॉप हो जाता है काम। पूरी तसल्ली से बहुत डिटेल में, इससे इससे तो आपने कम पढ़ाया था बोल में, इससे तो ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब तो साल भर हो गया ना। तब आप 11th की शुरुआत कर रहे थे, अब आप 12th में आ गए हैं, तो अब तो और एकदम टफ टफ क्वेश्चन भी साथ में और ज्यादा बढ़ाकर कराएंगे क्योंकि गेम अप हो गया इसलिए। ठीक है ना, आइए करिए मेरे साथ, पूरे उत्साह के साथ करिए। अगर आपने पहले पूरा अच्छे से भी पढ़ा है तब भी आपको इसका बहुत फायदा होगा। हाँ हाँ, लेकिन हमने तो नहीं पढ़ा था अच्छे से, अब तो निश्चित डबल फायदा होगा। हमने तो पढ़ा ही नहीं था तो ट्रिपल चौपल फायदा होगा। लेकिन पढ़ना है, अभी पढ़ना है। ये मत सोचना कि अरे मोल छूट गया तो क्या करेंगे। सब कुछ यहाँ हो रहा है, ये छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिमाग को सेट करके लगो यहाँ पे क्वेश्चन। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग। दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, ठीक है। कौन सा, दो अलग अलग प्रश्न हैं। एक बार HCl में पानी मिलाया है और दूसरी बार HCl में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है और वहां मोलारिटी पूछी है, दोनों केसेस में अलग अलग, ठीक है। प्लीज नोट, ये एक नहीं दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले वाला करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस का। आपके पास HCl है, हाँ, वॉल्यूम कितना है 200 ml और कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर। मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएंगे मोल, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएंगे लीटर, लीटर कट गया, 200 मिलीमोल्स हैं किसके, HCl, ठीक है। और 300 ml पानी मिला दिया, ओहो, तब क्या हो गया 500 ml हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl फाइनली कितना हो गया, मिलीमोल्स ऑफ HCl फाइनली जो पहले जितने थे इनिशियली उतने ही हैं। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 200 और 300 500 ml हो गया, मिली मिली कट गए 0.4 मोलर। दत्तरे की 1 मोलर HCl में पानी मिलाया, वो डाइल्यूट होकर हो गया है, देखिए 0.4 मोलर निकाल लिया। ये था पहला सवाल। अच्छा, ये तो बड़ा आसान था, ऐसे ही होते हैं। आगे देखिए, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, मिलाना दो, क्या करना, देखते हैं क्या होगा। आपके पास है HCl, आपके पास है H2SO4, वॉल्यूम कितना है आपके पास 200 ml और 100 ml। कंसंट्रेशन कितने हैं 1 मोलर और 0.5 मोलर। ओहो, कोई मल्टीप्लाई ना कर दे, करेंगे क्या मिलेगा, मोल्स मिल जाएंगे। कितने हैं 200 इंटू 1 200 मिलीमोल्स, ठीक है। 100 इंटू 0.5 50 मिलीमोल। अच्छा, 50 ही रह गए हैं जितने, आपने क्या करना। ये क्या है HCl और ये भाई साहब कौन है H2SO4। प्लीज रिमेंबर HCl वैसे तो आगे डिसोसिएट भी कर सकता है, दे सकता है H प्लस प्लस Cl माइनस, ये दे सकता है 2H प्लस प्लस सल्फेट, पानी में टूट जाती है। अच्छा, तो अब मिला दिए आपने, तो एक काम करते हैं H प्लस Cl माइनस और सल्फेट तीनों का कंसंट्रेशन निकालना था, निकाल देते, ठीक है, निकालिए। चलो, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस Cl माइनस और सल्फेट कितने कितने होंगे जरा देखें। बिल्कुल, H प्लस यहां से दो जगह से आ रहा है, 200 इंटू 1 और 50 इंटू 2, 200 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 2 यानी 300 मिलीमोल्स हैं H प्लस के। वॉल्यूम कितना है 300 ml, 200 और 100 मिला के 300 ml है,
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? 300/300 और रे बब्बा 1 मोलर है H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है। क्लोराइड के मिलीमोल्स कितने हैं? 200 मिलीमोल्स और वॉल्यूम हो गया 300 ml, तो 2/3 मोलर। ये क्लोराइड हो गया। सल्फेट के मिलीमोल हैं 50 मिलीमोल और वॉल्यूम हो गया 300 ml और ये कितना हो गया 1/6 मोल। लो जी कर लो बात। H प्लस आ गया, क्लोराइड आ गया, सल्फेट आ गया, जी भर के देख लो, सारे कंसंट्रेशंस निकाल दिए हैं हमने। आपने आप ही करे जा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। करो। मैं इसमें जुटा हुआ हूं, बार बार यहाँ पे कर रहा हूं क्योंकि मेरे भाई अगर ये इतना 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 इंपॉर्टेंट ना होता, और ये सिर्फ सॉल्यूशंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, केमिकल काइनेटिक्स आएगी, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। पीछे आयनिक इक्विलिब्रियम और ये सब जो चैप्टर हम पढ़ के आए, इनमें भी काम आ जाएगा। ये तो बहुत ही काम का है। हैं? हाँ, आप तो करो, कोशिश तो करो। क्वेश्चन नहीं होते सर, आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मालिक मैं थोड़ी आऊंगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं लगातार इसलिए कर रहा हूं कि आपके मन में उत्साह जाग जाए और आप भी जुड़ जाएं। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होता तो एक नहीं होता, दो नहीं होता, तीन नहीं होता, पूरी ताकत से ट्राई करते रहो। जैसे जैसे आप ट्राई करोगे, आप देखोगे कि आप अटक जाते हो, फिर तब हम डिस्कस करते हैं तो आपको एक क्लिक मिलती है कि अच्छा अच्छा ये अटक गया था, ये भूल गया था मैं, ये चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं था। वो क्लियर होता हुआ चलेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन देख लोगे और नकल कर लोगे तो छापाखाना, तो किताबों में सैकड़ों क्वेश्चन है, उनको देख के कब्जे में रख लो, किताब दबोच के रख लो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट करो मेरे साथ। हैं? हाँ, अच्छा ये करते हैं तो चलिए करते हैं, साथ साथ करते हैं। आप जल्दी करो, जल्दी से, है ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 50 ml नाइट्रिक एसिड? डेंसिटी इतनी है, इतना परसेंट बाय वेट, हैविंग 1 मोलर सॉल्यूशन। गजब। व्हाट वेट ऑफ वाटर शुड बी एडेड? तो अपने पास सबसे पहले क्या है? HNO3 है। वॉल्यूम कितना है? 50 ml है। डेंसिटी कितनी है? 1.5 ग्राम्स पर ml है और 63% बाय वेट है। वॉल्यूम और डेंसिटी दी हो तो क्या मन में एकदम हड़बड़ी मच जाती है? मल्टीप्लाई मार दो, है ना। क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज मास ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहां लिखा है? नाइट्रिक एसिड लिखा है, लेकिन उसमें इतने परसेंट बाय वेट लिखा है, तो शुद्ध नाइट्रिक एसिड तो नहीं है। तो देयरफॉर मास ऑफ HNO3 प्योर कितना है? 75 into 63%। अच्छा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं? 75 या 0.75 into 63। ये तो मास था, इतने ग्राम से, डिवाइड बाय 63 ग्राम्स पर मोल। ये क्या है? मोलर मास है। तो ये आ गया 0.75 मोल्स हैं बेचारे नाइट्रिक एसिड के। तो 50 ml जो नाइट्रिक एसिड ले आए हैं, उसमें 0.75 मोल है बेचारे के। अच्छा, और इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाए, ऐसा बोल रहे हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन, ये तो इनिशियल था, ये इनिशियल नाइट्रिक एसिड है, प्लीज नोट। पानी मिलाएंगे इसमें, कितना अपने को नहीं पता, कितना कुछ मिला देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 फाइनली इज मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड 0.75 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml, तो पहले से कुछ पानी मिलाएंगे और कुछ नहीं दिया है तो अपन बेशर्मी से जोड़ लेंगे टोटल वॉल्यूम कि वो 50 ml है, प्लस VML मिलाएंगे तो इतने लीटर सॉल्यूशन हो जाए। अच्छा, ये कितना है? मोलारिटी है 1 और ये है 0.75 और ये ऊपर जाएंगे 750 अपॉन 50 प्लस V, देयरफॉर V इज इक्वल टू 700। आहा, ये आ गया। 700 ml पानी मिलाना पड़ेगा इसमें ताकि 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाए। गजब है। आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए, लगातार काम करते चले, करते चले, करते चले, और बढ़िया एक के बाद एक रास्ते खुलते चले जाएंगे। वाओ, मल्टीपल मैट्रिक्स मैचिंग। जी हाँ, आइए देखते हैं इसको। कॉलम 1, कॉलम 2। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर AlCl3 प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl मिलाए। अच्छा, ऐसे KCl ऑफ पानी मिला दिया,
ठीक, उधर से मैचिंग बिटफानी है, क्या करेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड और H प्लस और पोटेशियम इन आयंस का कंसंट्रेशन निकालना है। इनफैक्ट यहाँ तो कटायन, सल्फेट और एनायन बहुत कुछ है। चलो देखते हैं, शुरू हो जाएं। बिल्कुल, ए ऑप्शन एक्सप्लोर करना है हम, ठीक है। AlCl3 है और HCl है, वॉल्यूम है 100 ml और 400 ml, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलर और 0.1 मोलर, मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएंगे मोल्स, कितने आ जाएंगे? 100 into 0.2 20 मिलीमोल्स, 400 into 0.1 40 मिलीमोल्स। एक आ जाएगा 20 मिलीमोल और एक आ जाएगा 40 मिलीमोल, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml, जोड़ लिया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितना हो जाएगा? 20 मिलीमोल्स बाय 500 ml, भाई लोग कितना हो जाता है ये? 20 बाय 500, 2 बाय 50, 1 बाय 25, 0.04 मोलर, ये आ जाएगा 0.04 मोलर, ठीक है। क्लोराइड आयन, एल्यूमिनियम और HCl दोनों से आ रहे हैं 20 इंटू 3 प्लस 40 अपॉन 500, 60 प्लस 40 100 बाय 5, 0.2 मोलर। अच्छा, क्लोराइड कितना? 0.2 मोलर, ठीक है। H प्लस कितना है बाबू? देखते हैं, 40 मिलीमोल है और 500 ml है, काट डालो, कितना जाएगा? 40 बाय 500, 0.08 मोलर, ठीक है। बड़े पापड़ बेले लेकिन निकाल लिए एल्यूमिनियम, H प्लस और क्लोराइड। और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटाइंस, दो कटाइंस हैं एल्यूमिनियम और H प्लस, कितना है इनका टोटल कंसंट्रेशन? 0.04 प्लस 0.08, 0.12 मोलर। अरे तो मैच हो गया। हाँ, तो ए के आंसर में क्या पी एक सही आंसर है? हाँ है। सल्फेट तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों है ही नहीं, आर नहीं है। क्लोराइड 0.2 है क्या? हाँ है। तो पी एस, एक आंसर होगा पी एस, ठीक है सर। क्यू आर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो चल, सल्फेट तो था नहीं। बी देखें, 50 ml ऑफ 0.4 मोलर KCl और 50 ml पानी। अच्छी बात, यही थी आपको समझानी। सी और डी ऑप्शन आगे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, पर जब उनको देखेंगे तब देखेंगे, अभी बी ऑप्शन कर लेते हैं। वेल, यहां सॉल्व करते हैं बी। हमारे पास 50-50 ml है, वॉल्यूम 50 से 100 ml, पानी में तो कुछ है नहीं KCl, तो कंसंट्रेशन ऑफ KCl फाइनली कितना हो जाएगा? 0.4 मोलर अपॉन इंटू 50 ml अपॉन 100 ml, ऐसे, विच इज 0.2 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनली ऑफ KCl कितना है? 0.2 मोलर। तो पोटेशियम आयन से कटायंस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर। पी ऑप्शन सही है? नहीं। क्यू आर तो हो भी नहीं सकते। एस सही है? हाँ। क्लोराइड आयन कितने हैं? 0.2 मोलर, बिल्कुल। तो बी का आंसर है एस। ए के आंसर में दोनों थे पीएस, बी के आंसर में सिर्फ और सिर्फ एस। ठीक है। अब ए बी तो हो गया, लिखने की जगह खत्म हो गई, तो आइए अगले पेज पर सी और टी को देखते हैं। अच्छा, ये यहां है, यहाँ ये यहाँ सल्फेट भी आ गया। अरे तो क्या डर है तुम्हें? 30 और 70 ml। तो K2SO4 में वॉल्यूम है 30 ml और कंसेंट्रेशन है 0.2 मोलर। मल्टीप्लाई करके मोल निकालना चाहते हैं, निकाल लो भैया, कितना है? 30 इंटू 0.2 6 मिलीमोल। 30 इंटू 0.2 6 मिलीमोल है किसके? K2SO4, ठीक है। 6 मिलीमोल्स K2SO4, अच्छी बात है। 6 मिलीमोल्स हैं K2SO4 के, ग्रेट। तो कटायंस कितने हैं? तो K प्लस के हो गए 12 मिलीमोल्स और वॉल्यूम हो गया 100 ml, यानी 0.12 मोलर। और सल्फेट कितना हो गया वो भी देखते हैं, वो हो गया 6 मिलीमोल अपॉन 100 ml, यानी 0.06 मोलर। बात तो सही है।
तो कटायन 0.12 मोलर, P सही है, और सल्फेट 0.06 Q सही है, तो C का आंसर हो जाएगा P एंड Q। परफेक्ट। एक ही ऑप्शन बची है डी। 4 सवालों के बराबर एक सवाल देखिए आप। डी ऑप्शन में 200 ml ऑफ 24.5% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 24.5 ग्राम्स हैं H2SO4 के या सोल्यूट के। 100 ग्राम में इतने, 100 ml में तो 200 ml में होंगे कितने? वैसे आपकी कोई जरूरत नहीं, पर श्रद्धा हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। पर हमें तो कंसंट्रेशन निकालने हैं, तो हमें टोटल का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, मिक्स किसी से कर नहीं रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ले रहे हैं। ठीक है, इतना ग्राम है H2SO4। मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे 24.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 98 ग्राम्स पर मोल। जितना भी आए 24 2 24 49 49 to 98, तो ये गए 0.25 मोल्स। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आएंगे 0.25 मोल्स। तो H प्लस कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन 0.12 है, नहीं। सल्फेट 0.06 तो नहीं है। अच्छा, 0.25 मोल्स तो मोल्स है। कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आ जाएगा 0.25 मोल अपॉन 0.1 लीटर विच इज 2.5 मोलर आर। इसका एकमात्र आंसर है आर। सी है PQ और डी होगा आर। ये था मजेदार, मस्त और भयानक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। इस शानदार समापन के साथ आइए अब हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जी हाँ, कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। मोल के जो पुराना इतिहास था वो समाप्त हुआ। अब हम अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब सॉल्यूशंस की बात होगी, राइट? वेल, कई आधार पर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे? सोल्यूट कितना घुला, तो लोग बोल देते हैं कि भैया ये सैचुरेटेड है, अंडर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, ऐसा भी बोल देते हैं। बड़े भारी भारी 3 शब्द हैं, सब में एक ही चीज आ रही है, सैचुरेटेड। कोई अंडर सैचुरेटेड है, कोई सुपर है, कोई सिर्फ सैचुरेटेड है। क्या है ये सब? बताते हैं आपको। अगर आपने मान लीजिए पानी में 1 चम्मच नमक घोल दिया, ठीक है, घोल दिया, बड़ा मजा आया। अब एक बात बताइए, क्या उसमें 1 और चम्मच नमक डालेंगे तो घुल जाएगा? घुल जाता है, हाँ जी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं कि वो अंडर सैचुरेटेड है। मतलब कोई सॉल्यूशन दिया है, उसमें सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, अच्छा है। अगर सेम सोल्यूट, मार्क माय वर्ड्स, कोई दूसरा नहीं, नमक घोला तो नमक डालना पड़ेगा। अगर वही नमक और एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा सोल्यूट आप उसमें और डालें, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट और डाल दें आप, और उस सोल्यूट को डाल और वो घुल जाए, तो हम कहेंगे अरे अभी इसमें और सोल्यूट घोला जा सकता है। हाँ जी, तो ये अंडर सैचुरेटेड है। A solution in which more amount of solute can be dissolved at a particular temperature. उतना ही solution है, वही टेम्परेचर है, वही प्रेशर है, सब कुछ वही है, और आपने सोल्यूट और घोल दिया या मिलाया और वो घुल गया, तो हम कहेंगे अरे अभी तृप्ति नहीं हुई थी, कुछ और जान बाकी है, तो ये अंडर सैचुरेटेड है। अच्छा, तो सैचुरेटेड क्या होता है? आपने खूब नमक घोलते गए, धकाधक 1 गिलास पानी, तो आपने खूब नमक घोल दिया उसमें, एक चम्मच मिलाते गए, मिलता गया। फिर एक नौबत ऐसी आई कि आपने थोड़ा सा और नमक मिलाया, घोटा उसे, वो घुट तो गया और डिसॉल्व नहीं हुआ, वो नीचे बैठ गया। अच्छा, आप एक्स्ट्रा सोल्यूट डालेंगे, तो अब उसने कहा बस बहुत हो गया, पुष्कल झाला, अभी और कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है ना। मतलब तो हम कहेंगे दिस इज saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature. एक निश्चित टेम्परेचर, इनमें प्रेशर पर भी और सोल्यूट एक्स्ट्रा उसमें नहीं घोल सकते। A solution which holds the maximum possible amount of solute at a given temperature in a stable equilibrium is called a saturated solution. ठीक है?
जो दोबारा मैंने बोला है, which holds the maximum amount of solute, ये ट्रेडिशनल परिभाषा है और बड़ी अच्छी परिभाषा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। पर जैसे ही मैं इसको बोलूंगा अगले सेंटेंस में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होगा। कैसे? आइए देखिए मेरे साथ। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन which contains more amount of the dissolved solute than possible in a saturated solution at a particular temperature and pressure is called super saturated। अब देखो प्रेशर यहाँ लिखा हुआ आ गया, पहले भी प्रेशर था, मैंने बोल दिया था, वहां लिखा हुआ नहीं था, पर वो सब जगह होना चाहिए। ये क्या बोलते जा रहे हो आप? अरे बहुत आसान सी बात है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तसल्ली से सुनो। एक ही चीज को घुमा घुमा के 6 बार बोल रहे हो, इसलिए लग रहा है। एक गिलास पानी है, हाँ जी, मैक्सिमम जितना नमक घुलेगा वो घोलने के बाद सैचुरेटेड हो गया, हाँ जी। उससे कम घोलोगे तो अंडर सैचुरेटेड हो गया, हाँ जी। उससे ज्यादा घोल दोगे तो सुपर सैचुरेटेड हो जाए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कैसी नॉनसेंस बात है ये? सैचुरेटेड का मतलब ही था कि मैक्सिमम तो घोल लिया। अरे अगर उससे ज्यादा घोल सकते हो तो जिसको तुम मैक्सिमम बोल रहे थे वो मैक्सिमम नहीं था, तो सुपर सैचुरेटेड की सेंस क्या है? सैचुरेटेड की डेफिनेशन याद करो। बहुत अच्छी बात बोलने वाला, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम छोटी सी बात, बड़ी महीन, बड़ी बढ़िया बात है। सैचुरेटेड का मतलब क्या था? डेफिनेशन क्या थी? अ सॉल्यूशन which holds the maximum possible amount of solute, ठीक है, at a given temperature and pressure, ठीक है, in stable equilibrium। क्या बोला? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पर जो होल्ड कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसी टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसको कहते हैं कि वो भैया सैचुरेटेड है। हाँ, वो सैचुरेटेड है। अच्छी बात है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड बड़ी मजेदार चीज है। उसमें क्या है आप देखिए। A solution which contains more amount of dissolved solute than in saturated। अब ये समझाएंगे कैसे भी ये सुपर सैचुरेटेड संभव कैसे है? बट नॉनसेंस सी बात लगती है कि मैक्सिमम से भी ज्यादा घोल लिया। बड़ा आसान एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं, आपको मजा आएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास चीनी, चाइनीज चाइनीज नहीं, सॉल्ट वाली, नमक चीनी वाली चीनी, शुगर वाली चीनी, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा पानी है, आपने उसमें रूम टेम्परेचर पर शुगर घोलनी शुरू करी और घोलते 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 आपको लगा कि आपने उतने पानी में 100 ग्राम्स चीनी घोल ली, घुल गई, ठीक है, बड़ा मजा आया, मीठा मीठा पानी हो। अब और चीनी डालते हैं तो नहीं घुलती, क्यों? अब आपने कहा सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। हमने कहा एक काम करो, पानी को गर्म कर लो, 25 डिग्री सेल्सियस की बजाय इसको गर्म करके आप 100 डिग्री सेल्सियस कर किया। टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ ऐसा होता है कि चीनी आराम से घुल जाती है, ज्यादा घुल जाती है। तो जो सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था 100 ग्राम शुगर के साथ, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया। अब वो सैचुरेटेड नहीं रहा, वो अंडर सैचुरेटेड हो गया। मैंने उसमें और चीनी घोली, घुल गई, खोलता गया खोलता गया खोलता गया, मान लो मैंने उसमें 70 ग्राम शुगर और घोल ली, 70 ग्राम और घोल ली। हाँ, अब टोटल उतने ही पानी में जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान से सुनना, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी चीनी थी? मान ली सिर्फ 100 ग्राम्स। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर उसमें 170 ग्राम्स शुगर घुल गई है, बिल्कुल। अब मैंने एक काम करते हैं, अब ये तो घुल गई, कहां जाएगी? अब मैंने उसे हीट करना बंद कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि आसपास लिक्विड नाइट्रोजन डाल के एकदम तेजी से ठंडा कर दिया, कुछ भी ड्रामा करके मैंने ठंडा कर दिया उसे। क्यों? अब यहां पर दो बहुत एकदम रोमांचक बात है, ध्यान से सुनना तुम। अगर मैं बहुत रैपिडली, सावधानी पूर्वक उसे ठंडा करूं, उसमें झटके ना दूं, कहीं टक टक ना करूं, उसमें कुछ डालू नहीं, अगर बर्तन बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो, रफ एजेस ना हो उसमें, और सडनली उस चीनी के सॉल्यूशन को अगर मैं वापस ठंडा करके 25 डिग्री पर ले आता हूं, तो एक बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत बात दिखाई देती है। क्या होना? तो ये चाहिए था
कि 25 डिग्रीज पर मैक्सिमम जो घुल सकती थी वो कितनी थी? 100 ग्राम्स। तो और हमने धोखाधड़ी करके टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री पर 170 ग्राम घोल लिया, तो 100 घुल सकती थी, 170 घुल गई। हाँ जी। तो जब हम ठंडा करेंगे इसको, जब हम ठंडा करेंगे इसको, तो अब क्या होगा? अब ये वापस आ जाएगी कितने पे? 100 ग्राम्स पे। हाँ जी, ये वापस आ तो जाएगी 100 ग्राम्स पे। तो होना ये चाहिए कि 70 ग्राम शुगर को, ईमानदारी की जो ऑनेस्टी की बात है वो ये कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन 100 ग्राम पे बनता था, तो एक्स्ट्रा 70 ग्राम 70 ग्राम जो घुल गए हैं उसको वापस निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्या वो निकलती है? वो भूल जाती है। व्हाट? ये कैसी बात है? दिमाग है क्या सॉल्यूशन की भूल जाते? वो भूल जाती है। आप उसे रैपिडली ठंडा करें, सॉल्यूशन बिल्कुल स्मूथ है, बर्तन बिल्कुल स्मूथ है, सॉल्यूशन तो स्मूथ ही होता है खैर, बर्तन बिल्कुल स्मूथ है, चिकना चुपड़ा है, कहीं रफ एजेस नहीं है, कोई गंदगी कचरा नहीं है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करें, ये सारा ड्रामा जरूरी है। अगर ये सब है और आप तेजी से अगर उस बर्तन को कूल करेंगे जिसमें 170 ग्राम 170 ग्राम चीनी आपने घोल रखी है 100 डिग्री पर और वापस 25 डिग्री पर ले आएंगे, वो घुल ही रह जाएगी, वो भूल जाएगा। अरे ऐसा है, हाँ। कई बार होता है ना, हम क्लास बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे हाँ 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 ऐसे करते आते हैं, तो धीरे धीरे वो भूल जाते हैं जो क्लास में उनके दिमाग के ऊपर जाने लगता है। फिर हम टोकते हैं, अरे क्या कर रहा है, टक टक, थोड़ा नॉक नॉक, हाँ, और याद आ जाते हैं, अच्छा हाँ हाँ, क्लास थी। वैसे ही उस सोल्यूशन को आप टैप करें, टैप टैप, किसी चम्मच से टक टक खटखटा दें, चम्मच डाल दें, कोई कण डाल दें उसमें, कोई कोई पार्टिकल डाल दें, कुछ भी डिस्टर्ब कर दें। जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे, एकदम से सॉल्यूशन को याद आ जाएगा, अरे मेरे तो अंदर तो 100 ग्राम्स खुलनी थी, अरे 170 कहां से आ गई? एकदम डर 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 आप देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन होगा और चीनी के क्रिस्टल्स 70 ग्राम्स एक्स्ट्रा चीनी जो थी उस सॉल्यूशन से निकल जाएगी। ये क्या हुआ? वो सॉल्यूशन मेटास्टेबल था। हाँ हाँ, क्या क्या क्या? वो मेटास्टेबल, झूठ मूठ की स्टेबिलिटी थी। कैसे? जैसे आप कॉइन को मान लीजिए वर्टिकल रख रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है, आपने कहा कि जमीन पर रखेंगे तो रखा रहेगा, आपने कहा नहीं इसको हम अगर ऐसे वर्टिकल रखें तो टिका के रख सकते हैं, बहुत सावधानी से टिका के रखें तो थोड़ी देर टिक तो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो धड़ाम से गिर जाएगा। कुछ जैसे वर्टिकल कॉइन, वर्टिकल मोबाइल फोन, इस तरह से अगर आप ये वर्टिकल रिमोट आप टिका दें तो जैसे तैसे रोते पीटे टिक तो सकते हैं, और ये मेटास्टेबल है, आप हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो लौट कर उस पोजीशन में नहीं आएंगे, वो धड़ाम से एक नए इक्विलिब्रियम पर चले जाएंगे, और ऐसी स्टेट्स कहलाती हैं मेटास्टेबल। झूठ मूठ की स्टेबिलिटी है ये। उस समय टिका तो है, जैसे तैसे टिका है, पर अगर हल्का सा डिस्टर्बेंस आएगा तो वो लौट कर नए इक्विलिब्रियम पर चला जाएगा, उस पोजीशन पर लौट कर नहीं आएगा। दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज। हाँ, ये बहुत विचित्र बात है, बात तो सही है। तो जो सॉल्यूशन हमने ठंडा करके, रैपिडली ठंडा करके बनाया था, चिकना बर्तन था, कचरा नहीं था, गंदगी नहीं थी, खटखट नहीं कर रहे थे, ये सारे ड्रामे के साथ हमने अगर कंसंट्रेटेड चीनी 170 ग्राम चीनी वाले सॉल्यूशन को ठंडा किया, तो 70 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी रखे भी रहा और भूल गया। हाँ हाँ, वो भूल गया, है ना? तो हमने कहा मेटास्टेबल हो गया। ये सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो सॉल्यूशन जिसको रखनी तो थी 100 ग्राम्स खाली और 170 ग्राम गलती से रखे हुए है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करे उसको, और वो टिका तो है, मेटास्टेबल तो है, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना अजीब है, आपको अजीब लगे कुछ भी लगे, पर वो है वास्तव में क्या है? वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अजीब तो लग रहा है, पर ये होता कैसे, बन कैसे सकता है? एक्चुअली इसमें ये होता है कि जब आप तेजी से ठंडा कर रहे हो तो सॉल्यूशन में जो चीनी घुली है उसको अगर बाहर आना है तो उसको छोटे 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 क्रिस्टल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिएशन, तो छोटे छोटे डॉट 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 क्रिस्टल्स के बहुत सूक्ष्म क्रिस्टल्स प्रकट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। और फिर ये जो स्टेप है जिसको न्यूक्लिएशन कहते हैं, इसके बाद चीनी के पार्टिकल्स उसी पर जमते जाते हैं और थोड़े मोटे मोटे सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। पर चीनी को जमने के लिए कोई सॉलिड आधार चाहिए होता है जिसके ऊपर शुगर के क्रिस्टल सॉल्यूशन से निकलकर जम सके। तो अगर आप इसमें कुछ छिड़क देंगे, पाउडर छिड़क दिया, कोई भी पाउडर, मिट्टी डाल दी, पाउडर डाल दिया, आटा डाल दिया, चीनी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो आपको सॉलिड सरफेस मिल जाती है जिसपे चीनी निकलकर चिपक सके, वो चिपक जाएगी और सॉल्यूशन
मेटास्टेबल था तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा, एक्स्ट्रा चीनी बाहर फेंक देगा। पर अगर उसको आप जगह ही ना दें, तुम कहीं नहीं चिपक सकते, पूरा सॉल्यूशन क्लीन है, बर्तन स्मूथ है, कहीं स्क्रैचेस होंगे, रफ होगा, वहां चिपक जाता था, कोई बहाना नहीं दिया आपने उसको। तो पहले चीनी के छोटू मोस्ट कणों को निकलने की जगह नहीं मिलती, बस वो सोचते थे कब जाए कब जाए कब जाए। आप उसमें आपने टंग उसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ भी हेटेरोजेनिटी पैदा करी, आपने न्यूक्लिएशन किया, तो तुरंत चीनी उसके ऊपर चिपक जाएगी और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लिएशन अगर आप नहीं होने देंगे, तो बस वो बस जैसे तैसे रह जाता है वहां पर, और इसी के चक्कर में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। इतनी सी बात थी, राइट? चलिए, इससे आता है अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स more amount of dissolved solute than in saturated solution at a particular temperature and pressure is called a supersaturated solution. Yes, इसलिए ठीक है। जैसे कि हमने कहा था, डस्ट फ्री वेसल होनी चाहिए, हाँ जी, स्मूथ होनी चाहिए, मैं तो इसमें स्क्रैच स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए, वो सारा ड्रामा है। ये मेटास्टेबल है, जैसा हमने कहा था। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब चम्मच से खटखटा दिया, टक कर दिया, किसी तरह का प्रेशर अनइवन डाल दिया, तो सच एज शेकिंग या एडिशन ऑफ सोल्यूट कॉजेस डिपोजिशन ऑफ सोल्यूट। कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे, बहाना मिलते ही न्यूक्लिएशन होगा, न्यूक्लिएशन होते ही एक्स्ट्रा चीनी निकल जाएगी और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नष्ट हो जाएगा, राइट? अच्छी बात है। देखिए एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं। पानी है और चीनी है, अरे कितना मजेदार है। शरबत बनाएंगे, पियेंगे, पिलाएंगे, हाँ ठीक है, चलिए पहले तो पानी में घोल लीजिए। घुल गया, अच्छे से घोट रहे हैं, चला रहे हैं, वो घुलती जा रही है, चीनी धीरे धीरे देखिए गायब हो गई, घुल गई बेचारी। अब हमने एक अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। कैसे पता? और चीनी डालते हैं, बार बार घोल रहे हैं, घुल जाएगी, घुलेगी, घुलेगी, है ना? तो आप देखिए इस तरह से जो ये अनसैचुरेटेड या अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसी में हम कहते हैं थोड़ा और चीनी डालो, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, रिपीट कर करके। कब तक? जब तक घुलनी, एक्स्ट्रा घुलनी बंद न हो जाए, ठीक है? तो घुलती गई, घुलती गई, घुलती गई, कब तक? जब तक उसका एक्स्ट्रा डिसोल्यूशन बंद ना हो जाए। ये क्या मिल गया? इससे मिल गया एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे पता सैचुरेटेड है? और चीनी डाल के चेक कर रहे हैं, है ना? और देख रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो नीचे चीनी पड़ी हुई है ना इसमें, इसका मतलब है अब मैक्सिमम जितना घुल सकती थी घुल गई। गरम कर लो, कर लिया साहब, और ये घुल गई है तो घुल गई। वो जो सैचुरेटेड था रूम टेम्परेचर पर, हीटेड में सैचुरेटेड नहीं है, और धनाधन चीनी घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए, है ना? और फिर हमने कहा क्या बन गया? ये सुपर सैचुरेटेड है। हाँ, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाई टेम्परेचर पर तो सॉल्यूशन है, वो सुपर सैचुरेटेड नहीं है। पर अगर आपने उसे ठंडा किया है, अब वो सुपर सैचुरेटेड है। जैसे मिश्री वगैरह बनाते हैं लोग, क्या करते हैं, उसमें धागा लटका दिया आपने, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे उसके ऊपर क्रिस्टल जमते जाएंगे। आप देखिए मिश्री जम गई इस तरीके से। और वेल, ये सुपर सैचुरेटेड अब भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। चीनी निकल गई तो सुपर सैचुरेटेड नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा था तब भी सुपर सैचुरेटेड नहीं है। सुपर सैचुरेटेड कब होगा? जब आपने ज्यादा टेम्परेचर पर घोल तो लिया, अब धोखे से ठंडा कर लिया, ठंडा करने पर भी जिससे चीनी बाहर नहीं निकली है, वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड था। मिश्री जमने के बाद ये तो तब है जब सुपर सैचुरेटेड नष्ट हो गया है, उसकी कहानी है, ठीक है? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आसान सी बात थी, अच्छी बात थी और बड़ी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है ये? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कभी 1 kg सॉल्वेंट, कभी 100 ग्राम सॉल्वेंट, कभी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसा भी बोलते थे पहले लोग। वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। बट यूजुअली सॉल्वेंट का अमाउंट बोल देना ज्यादा अच्छा होता है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड in a given mass like 100 grams या 1 kg of solvent at a given temperature and pressure to make a saturated solution is called solubility of that substance. अमाउंट शब्द थोड़ा गोलमाल है, ये मास मोल कुछ भी हो सकता है, हाँ।
तो जितना भी अमाउंट या तो मास ऑफ सब्सटेंस या मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो 100 ग्राम्स या 1 केजी सॉल्वेंट में घोले गए हैं, जिनसे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। राइट राइट। अब एक बात तो ये देखिए कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? सोल्यूट पर, सॉल्वेंट पर। कोई सोल्यूट है, चीनी है, तो चीनी किस में घुलती है? मतलब ज्यादा कम घुलेगी तो पानी में घोलेंगे, बढ़िया घुल जाती है। पानी की बजाय अगर आप कहेंगे बेंजीन में चीनी घोल रहे हैं, तो बेंजीन में इतना मजा नहीं आता चीनी को, चीनी उतने अच्छे से नहीं घुल पाती है। तो सबसे पहली बात, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, गर्म पानी में ज्यादा, ठंडे पानी में कम घुल जाती है। कई बार चीजें कभी कभी उल्टा हो जाता है। प्रेशर, आमतौर पर गैसों के केस में प्रेशर का महत्व ज्यादा होता है। सिर्फ सॉलिड या लिक्विड्स हैं तो प्रेशर का इतना महत्व नहीं होता, पर कई बार अगर बहुत तगड़े प्रेशर्स लगाएं तो प्रेशर का भी फर्क पड़ जाता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है किसी भी पदार्थ की सॉलिबिलिटी। जैसे अगर गैसेस इन लिक्विड की बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। वैसे तो एक कॉमन सेंस है, अदरवाइज एक लॉ भी है, जगत उसे हेनरीज लॉ बोलता है। पुराने वैज्ञानिक थे हेनरी, उन्होंने सजेस्ट किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी क्या है ये? द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड गैस, इस पे डिपेंड करता है कि भाई सॉल्वेंट पानी में घुल रही है, अल्कोहल में घुल रही है, बेंजीन में घुल रही है, गैस। तो गैस को कौन अफेक्ट करता है? वही चीज है, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। कैसे अफेक्ट करते हैं आइए देखते हैं एक एक करके। पहले बताओ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। नेचर का एक बहुत बड़ा फंडा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आप जैसे हैं आप उसी तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही गैसेस जैसी हैं वो वैसा ही सॉल्वेंट पसंद करती हैं। अगर नॉन पोलर गैसें हैं, नॉन पोलर गैसेस O2 है, N2 है, CO2 है, ये नॉन पोलर है, तो ये ज्यादा मजे से घुल जाती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे जैसे CCl4 है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, जैसे बेंजीन है, इनमें आराम से घुल जाएंगे। और अगर पोलर सॉल्वेंट में इनको घोलेंगे तो इतने प्यार से नहीं घुलेंगे। जैसे पानी में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नहीं घुलते। क्या कैसे बात कर रहे हो? तो मछलियां, बच्चे हमेशा ही पूछते हैं, उनको लगता है कि मछलियां तो पानी में रहती हैं, सांस लेती हैं, तो पानी में तो खूब सारी ऑक्सीजन घुल जानी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो पानी में घुली रहती है, उसी के दम पर मछलियां जी लेती हैं आराम से। अच्छा, हाँ, लीला है प्रभु की। और जिन मछलियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो फिर सतह पर, सरफेस पर आकर सांस लेती हैं मुंह खोलकर हवा से, जैसे वेल। अच्छा, रेयर है, अधिकांश तो पानी में जितनी होती है जी लेती हैं उससे। ठीक है। तो सॉलिबिलिटी का एक बहुत बड़ा फंडा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे ही घुलता है। नॉन पोलर गैसें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को पसंद करती हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा नहीं घुलती। और जो पोलर गैसेस हैं, जैसे जैसे अमोनिया, अमोनिया मस्त घुलती है पानी में, अथाह मात्रा में अमोनिया पानी में घुल जाती है। क्यों? पानी पोलर, अमोनिया पोलर। यही नहीं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, अमोनिया भी कूद कूद कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, तो मजे से घुल जाती है। अमोनिया इज वेरी 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 हाईली, मतलब वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। उसी की बजाय अगर अमोनिया को आप बेंजीन में घोलेंगे वो तो अच्छे से नहीं घुलेगी। क्यों? मजा नहीं आ रहा इसलिए। अच्छी बात है। एक और चीज है, कभी कभी पानी में घुलकर कुछ चीजें आयोनाइज हो जाती हैं। जैसे जैसे HCl, HCl एक गैस है। हाँ, एज अ गैस HCl आयनाइज के फॉर्म, आयंस के फॉर्म में नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड होता है HCl, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वो पानी में घुलती है, पता है क्या होता है? क्या? HCl 100% टूट जाती है H प्लस और Cl माइनस में, पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है। यस, और इसके चलते पागलों की तरह घुल जाती है पानी में। इफ अ गैस अंडरगोज आयनाइजेशन इन अ सॉल्वेंट, इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। जैसे HCl इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कितना हाईली? आपने लैब में HCl देखा है? हाँ, बोतली में रखा होता है। क्या आपको पता है HCl गैस होती है रूम टेम्परेचर पर? हाँ, तो बोतली में क्या होता है? HCl पानी में घोल के रखी जाती है। HCl इतनी घुल जाती है पानी में और निकलती नहीं इतने आराम से कि आप उसे आराम से पानी में घोल के उसका सोल्यूशन दे दो, लैब में पड़ा रहता है, HCl वापस भागती नहीं इतने आराम से उससे। अच्छा, तो अच्छा है।
शानदार है, बिल्कुल। टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंस है? वो भी है भैया। कैसे? एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल और तेजी से इधर उधर भागेंगे तो निकल के सोल्यूशन से भाग ही जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स कम हो जाती है। गर्म पानी में कम गैसेस घुलती हैं और ठंडे पानी में ज्यादा घुल जाती हैं। नियम है ये प्रकृति का। और ये भी सच है, गैसेस अगर पानी में लिक्विड में घुलती हैं तो गैस फेज से वो कंडेंस्ड फेज में आ रही हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट भी निकलती है। तो ली शक्लियर प्रिंसिपल से भी देखिए कि ठंडा करेंगे तो ज्यादा घुल जाएंगी, गर्म करेंगे तो कम घुलेंगी। ठीक है। CO2 को देखिए, जैसे कार्बोनेटेड वाटर है आपके पास जिसमें से बुलबुले निकल रहे हैं CO2 के, एक ठंडे पानी में डालेंगे चैन से रह जाएगा। हाँ, वो पेप्सी वगैरह भी लोग कोल्ड ड्रिंक जो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर्स हैं उनको फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं, हाँ ठंडा करके रखते हैं, उसमें गैसेस ज्यादा आराम से घुल जाती हैं। गर्म पानी में देखिए रखा तो बुलबुले ज्यादा तेजी से निकलने लगे, क्यों? उसकी सॉलिबिलिटी कम हो गई, इसलिए। अच्छी बात है, ठीक है। प्रेशर का क्या होगा? बड़ा प्यारा है। हेनरी महाराज बोलते हैं इसके बारे में, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी घुल जाएगी गैस। कॉमन सेंस भी है, ले शक्ले प्रिंसिपल से भी आ जाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड at a given temperature is directly proportional to its partial pressure at which it is dissolved. Solubility is proportional to pressure. So concentration of gas dissolved in a liquid, this is proportional to partial pressure of that gas जो उस लिक्विड के साथ संपर्क में है। ज्यादा प्रेशर लगाओ, ज्यादा घोल लो, इतनी सी बात है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगेन आप देखेंगे जैसे वो अगेन कोक पेप्सी की बॉटल्स भी आती हैं तो ढक्कन खोलिए तो पड़क एकदम से आवाज आती है, क्यों? अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? हाई प्रेशर पर गैस को उसमें प्रेशराइज करके घोल दिया जाता है और ढक्कन लगा देते हैं। अंदर प्रेशर ज्यादा है, जैसे आपने ढक्कन खोला बाहर तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, प्रेशर कम हो गया तो गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो वो बबल्स बना के निकल जाती है, इसलिए। That is all as per Henry's law. जी हाँ, this is all as per Henry's law. अच्छा है लॉ, बढ़िया। मैथमेटिकली बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हेनरीज लॉ स्वीट है, सिंपल है और है यूजफुल, इंपॉर्टेंट भी है। आज चलते चलते हम हेनरी महाराज को नमस्कार तो जरूर करना चाहते थे, तो हमने कर दिया। और कहानी हेनरीज लॉ की थोड़ी लंबी है। आज की मुलाकात को बस यहाँ रोकते हैं। कई सारे काम हमने आज कर लिए हैं। हेनरीज लॉ को एक बार फिर मैथमेटिकली उठाएंगे अगली बार और वहां से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज बस आप हेनरीज लॉ याद कर लीजिए। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी को? नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस कम घुलेगी और प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगी। ये बोल गए थे हेनरी महाराज। आज की मुलाकात बस इतनी। फिर मिलते हैं ऑफ कोर्स अगली बार। यस, तब तक के लिए नमस्कार।